कैसे हो? सब बढ़िया। वैसे आज हम लोग जो है ज़्यादा नहीं 15 से 20 मिनट के अंदर जो है पूरा का पूरा जितना हम लोग वास्तविक संख्या, जो आपका पहला चैप्टर है ना वास्तविक संख्या, उसको देखने वाले। उसमें जो जो इंपॉर्टेंट होगा सब कुछ अभी हम लोग देखने वाले। ठीक है, तो ध्यान से सिर्फ आप मेरी बातें सुनते चलो। वास्तविक संख्या में जो सबसे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है, वो आपका है क्या? परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या जैसे आप बोलोगे भैया परिमेय संख्या ये क्या होता है, परिमेय संख्या जैसे बोलोगे आपके मन में ये ख्याल जरूर आएगा परिमेय संख्या होता क्या है। सिंपल सा इतना ध्यान में रखना, परिमेय संख्या आप तभी समझ पाओगे जब आपको पूर्णांक संख्या पता होगा। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या से क्वेश्चन जो पूछा जाता है आपसे कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि हाँ 2/3 मेरा परिमेय संख्या है कि नहीं है। ऐसा क्वेश्चन नहीं रहता, क्वेश्चन हल्का टफ रहता है, जैसे कि √3/4 ये मेरा परिमेय संख्या है या फिर नहीं है, √4/√16 ये आपका परिमेय संख्या है या नहीं है। ऐसा ढेरों सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। परिमेय संख्या समझने से पहले आप समझो पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में पूर्ण आ रहा है ना? हाँ, पूर्णांक संख्या में सिंपल सा आपका सारा का सारा पूर्ण संख्या आ जाएगा और साथ ही साथ ऋणात्मक प्राकृत संख्या आएगा, -1 -2 -3 ये सारा संख्या आएगा। अर्थात इसका जो ग्रुप बना उसको हम लोग पूर्णांक संख्या कहेंगे। ठीक है, अगर पूर्णांक संख्या समझ में आ गया है तो आप ये जान जाओ कि परिमेय संख्या में दिक्कत नहीं होगा। सिंपल सा परिमेय संख्या ऐसे जानो कि परिमेय संख्या हम बटे वाले टर्म को कहेंगे, जो मेरा बटे के फॉर्म में रहेगा। जैसे कि अच्छा, क्या ये 6 मेरा बटे के फॉर्म में है? भैया 6 के नीचे 1 छिपा हुआ है। बहुत अच्छा जवाब, इसी तरह आप जवाब दिया करो। जैसे हम बोले 6/3 ये मेरा बटे के फॉर्म में है, √3/5 ये मेरा बटे के फॉर्म में है, -6/7 ये मेरा बटे के फॉर्म में है, यहाँ पर 0/3 ये मेरा बटे के फॉर्म में है, 4/0 ये मेरा बटे के फॉर्म में। अर्थात बटे के फॉर्म में होना चाहिए। लेकिन क्यू जो होगा, जो नीचे वाला जो हर होगा ना, वो कभी मेरा 0 के बराबर नहीं होगा। इस पूरे एग्जाम्पल में ऐसा कोई एग्जाम्पल जिसमें हर जो है वो 0 के बराबर है, तुरंत आप बोलोगे हाँ भैया ये वो एग्जाम्पल है जिसमें हर मेरा 0 के बराबर है, अर्थात ये हमारा परिमेय संख्या नहीं है। इसे पहले स्टेप से हम समझ गए। अर्थात पहला काम बटे के फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा चीज वो मेरा जो है हर जो है कभी 0 के बराबर ना हो। अगर हर मेरा 0 के बराबर हो जाएगा तो वैसे वो मेरा जो है परिमेय संख्या नहीं होने वाला। अगेन सेकेंड चीज जो हम लोग को ध्यान में रखना है वो क्या, कि ये जो P और Q है ना, ये P और Q मेरा पूर्णांक संख्या होना चाहिए। भैया जी ये क्या बोल दिए? पूर्णांक संख्या होना चाहिए। हाँ, पूर्णांक संख्या होना चाहिए। जैसे ये मेरा 6 और 3 क्या मेरा पूर्णांक संख्या है? बिल्कुल। 6 0 1 2 3 4 5 6 7 कहीं पर 6 तो आएगा ही। हाँ भैया 6 मेरा पूर्णांक संख्या है। 3 भी मेरा क्या है? पूर्णांक संख्या है। 6 भी मेरा पूर्णांक संख्या, 1 भी पूर्णांक संख्या है। -6 इधर बढ़ेंगे -1 -2 -3 कहीं पर -6 भी आने वाला है, अर्थात -6 भी हमारा पूर्णांक संख्या है, 7 भी हमारा पूर्णांक संख्या है। क्या √3 पूर्णांक संख्या है? नहीं भैया, ये √3 कहीं पर पूर्णांक संख्या में नहीं आता है, अर्थात ये हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा। इसी प्रकार हमको परिमेय संख्या समझना होगा कि जो हमारा बटे के फॉर्म में हो और हर हमारा कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, और P और Q जो है हमारा पूर्णांक संख्या होना चाहिए। जैसे कि 6/3 6 और 3 दोनों हमारा पूर्णांक संख्या है। ये बातें समझ में आ गई? हाँ। और परिमेय संख्या क्या होता है? और परिमेय संख्या से एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। जैसे जान लो जो हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा उसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे हमारा √3 हो गया, √2 हो गया, ये हमारा अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पर एक सवाल है, वो ध्यान से समझोगे। जैसे हम बोल दिए √4 और √16 क्या ये मेरा परिमेय संख्या है या नहीं है? तुरंत आप बोलोगे भैया इतना आसान सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं। भैया सुनिए ना, यहाँ पर √4 पूछे हैं, हम जानते हैं। क्या सोचे आप? रूट दिखाइएगा तो हम घबरा जाएंगे, ऐसा कछुआ ना होने वाला भैया। ऐसी बात है, बताओ क्या होगा। यहाँ पर √4 का मतलब होता है 2, √16 का मतलब होता है 4। रूट को सॉल्व करेंगे, जैसे सॉल्व हो गया हम ये जान गए मेरा बटे के फॉर्म में है, यहाँ 0 नहीं है, ये दोनों मेरा पूर्णांक संख्या अर्थात ये हमारा परिमेय संख्या होगा। इससे यहाँ पर से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, उस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देख लोगे। वो क्वेश्चन क्या, सिद्ध कर, मतलब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से होने वाला है, तो बेहतर तरीके से समझ लेना। ठीक है, पूर्णांक संख्या समझ में आ गया, परिमेय संख्या समझ में आ गया, आप प्राकृत संख्या जान रहे हो, पूर्ण संख्या जान रहे हो, वो सारी बातें हो जाएंगी। आगे इसके बाद जो आपके लिए बेहद 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 जरूरी होने वाला है वो होने वाला है दशमलव प्रसार। यहाँ से परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। भैया जी दशमलव प्रसार से क्वेश्चन कैसा कैसा पूछा जाता? दशमलव प्रसार अच्छे से लिखो। अभी हम लोग परिमेय संख्या का
परिमेय संख्या जो भी हम लोग पढ़े ना, उसका दशमलव प्रसार देखने वाले। अब आपके मन में चल रहा होगा भैया दशमलव प्रसार कौन सी चिड़िया का नाम है, दशमलव प्रसार होता क्या है, यानी कि ये भी समझा लीजिए। दशमलव प्रसार बोल रहे हैं ना, जैसे हम परिमेय संख्या कोई सा परिमेय संख्या ले लिए, जैसे कि 3/6 ले लिए, ठीक है। अब हम बोलेंगे बताओ इसका 3/6 मेरा परिमेय संख्या है, हाँ। अब जो है हम 6 से 3 में डिवाइड कर रहे हैं, ओके 3 में डिवाइड किए भैया जी, हम डिवाइड तो हो नहीं रहा, जीरो लगाएंगे दशमलव लगाएंगे, दशमलव यहाँ लगा दिए, ओके 6×5 = 30, अर्थात इसका सॉल्यूशन हो गया भैया, कितना सॉल्यूशन हो गया, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, बोलिए समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर 0.5 हो गया, कहीं कोई डाउट भैया? नहीं, कोई डाउट नहीं है। अगर हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे ध्यान से समझो, हम बोले 1/3 बोल रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, सिंपल सा भैया 3 से जो है 1 में डिवाइड करेंगे, 0.0 यहाँ आ गया, दशमलव का भाग आपको आना चाहिए। अगर यहाँ पर सिंपल सा देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 ये आपका ऑलवेज रिपीट करते चल रहा है, यहाँ पर 3 रिपीट कर रहा है। एक सॉल्यूशन देखे जहां पर 0.5 पे खत्म हो गया, एक सॉल्यूशन देखा जहां पर 3 आपका रिपीट होते जा रहा है, अर्थात यहाँ पर दो कंडीशन आया, एक जो पूरा का पूरा कट जा रहा है, ठीक है, एक जो लगातार हर बार निरंतर बढ़ते जा रहा है, इसको हम लोग टर्मिनेट करते हैं, इसको हम लोग नॉन टर्मिनेट करते हैं ना, इसको हम लोग शांत अर्थात टर्मिनेट कहेंगे, ठीक है। अगेन जो आपका कट नहीं रहा, लगातार बढ़ते जा रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेट, ठीक है, अर्थात अवसानी आवर्ती बोलते हैं इसको, बट रिपीट कर रहा है ना, अच्छे से नहीं लिख रहे ना, छोटा सा लिख रहे हैं ना, बराबर लिख रहे हैं, नॉन टर्मिनेट बट रिपीट तो कर रहा है, बट रिपीटिंग, इसको हिंदी में बोलते हैं अवसानी आवर्ती, ठीक है, बिल्कुल। आवर्ती का मतलब जो लगातार निरंतर कंटिन्यू उसको रिपीट कर रहा है, अवसानी का मतलब नॉन टर्मिनेट हो गया, ओके। यहां तक तो समझ में बेहतर तरीके से आया होगा। इससे ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं रहता, हाँ ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ लिया जाता आपसे कि हाँ बताइए इसमें कौन सा शांत है, कौन सा अवसानी आवर्ती है, कौन सा अशांत पूछ देगा तो कैसे जवाब दोगे, ये सब सीखने का प्रयास करो। अब जो है ये तो परिमेय संख्या दशमलव प्रसार था, अब अपरिमेय संख्या दशमलव प्रसार क्या होगा, एक कंडीशन बता रहे हैं आपको समझना। एक एग्जांपल था 0.5 जो दशमलव के बाद जो है आपका सिंपल टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया ना। एक एग्जांपल था आपका 0.555, ये लगातार 5 आते जा रहा है, हाँ भैया 5 लगातार आते जा रहा है, तो क्या करेंगे, सिंपल सा, अगर 5 लगातार आते जा रहा है तो यहाँ पर ये आपका रिपीट कर रहा है 5 लगातार, अर्थात हम यहाँ बोल सकते हैं 0.5 पर पावर 5 पर हम रैकरिंग बोल सकते हैं, बिल्कुल 5 पर रैकरिंग बोल सकते हैं। अगर कुछ ऐसा एग्जांपल होगा जहां पर आप ये बता ही नहीं सकते वहां पर रिपीट क्या कर रहा है, जैसे हम बोले 0.5 फिर 0 फिर 5 फिर 00 फिर 5 फिर 000 फिर 5, यहाँ पर क्या बताओगे क्या रिपीट कर रहा है, यहाँ पर आप कुछ जवाब ही नहीं दे पाओगे कि यहाँ पर कुछ रिपीट भी कर रहा है। जो पूरा का पूरा खत्म हो गया उसको हम लोग कह दिए शांत, जहां पर जो रिपीट कर रहा था उसको हम लोग कह दिए अवसानी आवर्ती, जो रिपीट नहीं कर रहा है उसको हम लोग कहेंगे मतलब अनवसानी अनावर्ती कहेंगे। इसी का दूसरा नाम अशांत भी होता है, क्या कहेंगे इसको, अनवसानी अनावर्ती। यह आपका अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है, ध्यान में रखना। इसको इंग्लिश में कहेंगे नॉन टर्मिनेट बट नॉन रिपीट, ओके। ये बातें समझ में आ गई। इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता वो क्वेश्चन पूछा जाता कि आपके पास कोई संख्या रहेगा, सिर्फ संख्या को देख करके आपको बताना होगा वो संख्या शांत है या अशांत है, मतलब सिर्फ संख्या को देख करके कैसे बताओगे, तो हम वो चीज देखने वाले। एक चीज ध्यान में रखोगे, बस एक टर्म ध्यान में रखना है जो हम बोलने वाले हैं कि हर, अगर समझो हम कुछ लिख रहे हैं 2 पर पावर n या फिर 5 पर पावर n या फिर 2 और 5 का मल्टीप्लाई, इसको बस ध्यान में रखना। अगर ये ध्यान में रखोगे आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा हमको इंक भरना था, इंक खत्म हो गया है, रुको तनिक, ठीक है। यहाँ ध्यान दो। हाँ, हम क्या बोले आपको ध्यान में रखने, बस आपको इतना ही ध्यान में रखने के लिए कहे हैं कि 2 पर पावर 5, 5 पर पावर क्या बोल दिए, 2 पर पावर m, 5 पर पावर n और 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n, मतलब 2 के पावर के रूप में रहे या 5 के पावर के रूप में रहे या 2 और 5 के मल्टीप्लाई के पावर के रूप में रहे, तो समझना वो शांत के कैटेगरी में आएगा। मतलब हम कोई सा भी नंबर रहेगा ना उसका हम यहाँ पर हर देखने वाले। हम जानते हैं कोई भी परिमेय संख्या जो है वो कैसे बनता है, अंश और हर से मिलकर के बनता है, बिल्कुल भैया। अगर हर हमारा
अगर हर हमारा 2 के पावर के रूप में रहे या 5 के पावर के रूप में रहे या फिर 2 और 5 के मल्टीप्लाई के पावर के रूप में रहे तो सिंपल सा ये समझना वो हमारा शांत है। ठीक है, बस यही प्रश्न है। जो शांत नहीं होगा उसको अशांत बोल देना, सिंपल सा। ठीक है, ये समझ के चलना। ओके भैया, हम आपकी बातें समझ गए। अगर यहाँ ध्यान दोगे आप, वो क्या समझते हैं हम लोग। जैसे हम बोलेंगे, समझना ध्यान करो कि 6 बटे हम बोल दिए यहाँ पर आपको 8 बोल दिया। अब आप सोचोगे भैया हाँ, हमको आप पावर के रूप में लिखने के लिए कहे हैं, 8 को हम गुना के रूप में लिख लेते हैं। 8 को गुना के रूप में लिखते हैं, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, अर्थात 8 को हम लोग बोल सकते हैं कि 2 गुना 2 गुना 2, अर्थात क्या बोल सकते हैं भैया, सिंपल सा 2 का 3 बार गुना है, 2 क्यूब के रूप में बोल सकते हैं। अर्थात हम इसको जो है पावर के रूप में लिख लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर हर जो है 2 के पावर के रूप में है, हम सिंपल सा बोल देंगे ये मेरा शांत होने वाला, ये मेरा क्या होने वाला, शांत होने वाला। ये समझ के चलना, ये मेरा टर्मिनेट होने वाला है। ठीक, ये समझ गए आपकी बात। ये क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसलिए ध्यान से समझ लो। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे यहाँ देखो, आप ही बताओगे मुझे, पहले आप मुझे बताओगे। जैसे हम बोले 7/25 है, ये बताओ ये शांत है या अशांत है। मन में सोचिए, बनाओ जल्दी से। आप बनाओगे, बना लिए होगे, मिलाओगे आप। सिंपल सा क्या करोगे आप, 25 का हम लोग पावर के रूप में लिखने वाले, तो लिखते हैं ना 5 बचे 25। यहाँ देख रहे हैं 25 को हम लोग 5 स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। ये मेरा 5 के पावर के रूप में है, अर्थात ये मेरा शांत है। ठीक, अगेन एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, 3/100 बोल दिए। ठीक है, अब क्या इस 100 को आप पावर के रूप में लिखोगे। जैसे हम 100 को पावर के रूप में लिखते तो आप क्या बोलोगे, भैया मेरे प्यारे भैया, देखते हैं यहाँ 2 स्क्वायर और 5 स्क्वायर के रूप में निकला। हाँ, अर्थात 100 को हम लोग बोल सकते हैं ये मेरा 2 के पावर और 5 के पावर के मल्टीप्लाई के रूप में है, ये भी हमारा शांत होगा। चलो, इस तरह हम लोग बताते कि कौन शांत है कौन अशांत है, इतना कुछ बताते। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा देंगे जिसमें आप कंफ्यूज कर जाओगे, आप खुद बोलोगे भैया इसका आंसर हमको समझ में ही नहीं आ रहा। एक क्वेश्चन देंगे जो आपको परेशान करेगा, बिल्कुल देंगे क्वेश्चन। बनाओगे तो जैसे 3/75, ये बना दिखाओ तो। ये बताओ ये शांत है या अशांत है। आप क्या करोगे भैया, सुनिए ना, पहले ये खुद बनाओगे, तब यहाँ मिलाना है आपको। ठीक है, लगता है 20 मिनट से ज्यादा समय लग गया होगा, कोई बात नहीं, हम फिर भी कंप्लीट करेंगे इसको। यहाँ पर क्या है 3 है, यहाँ पर 5 बचे 25, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं 75 को 3 गुना 5 स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं 5 के स्क्वायर के रूप, मतलब 5 के पावर के रूप में तो आ गया, लेकिन यहाँ 3 एक्स्ट्रा आ गया, अर्थात ये शांत नहीं है। बिल्कुल आप गलत सोच रहे हो, यहाँ 3 से 3 कट भी तो रहा है, यहाँ 1/5 स्क्वायर आ गया ना। अब ये बताओ ये मेरा कौन सा होगा, ये मेरा शांत है। ये भी देखना होगा कि कोई कट तो नहीं रहा, अगर कट रहा है तो कटाना होगा, ये समझ के चलो। ओके, अगर नहीं कटाओगे तो गलत हो जाएगा। ठीक, जैसे हम बोल रहे हैं, आप बोलोगे भैया 2 बटे, अगर यहां पर आता 150 रहता तो ये मेरा शांत होता या अशांत होता। सिंपल सा आप करोगे भैया 150 करते हैं हम लोग, 2 × 3 × 5 स्क्वायर। तो देख रहे हैं 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, लेकिन कैंसिल आउट करने के बाद भी नीचे में जो है 3 एक्स्ट्रा आ रहा है ना। हाँ, 3 एक्स्ट्रा आ रहा है। हमको सिर्फ और सिर्फ 2 का पावर चाहिए और 5 का पावर चाहिए, 3 उड़ी कुछ नहीं चाहिए, अर्थात ये मेरा शांत नहीं है। तो लिखेंगे यह शांत नहीं है, यह शांत नहीं है। ओके, इस तरह आपको बनाना होगा। मेरे ख्याल से आप सब कुछ समझ गए हो, बेहतर तरीके से समझ गए हो। इसके बाद जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता वो एक प्यारा सा फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछा जाता। ठीक है, वो फॉर्मूला कौन सा है, एलसीएम एचसीएफ वाला फॉर्मूला है, वो ध्यान में रखना। जितना बोल रहे हैं क्वेश्चन उसी में से आता है, इसलिए समझ के चलना। ठीक है, इस चैप्टर से क्या क्या देखना है वो समझ के अच्छे तरीके से चलना है आपको। इसके बाद आपको एचसीएफ एलसीएम वाले फॉर्मूले से क्वेश्चन आएगा कि हाँ एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है, और पहली संख्या और दूसरी संख्या, आधा हिंदी, अच्छा कोई बात नहीं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ये प्यारा सा फॉर्मूला है, इसको अच्छे तरीके से याद कर लोगे। इसमें से कोई 3 चीज आपको दिया हुआ रहेगा, ऐसे है ना, एचसीएफ एलसीएम पहली संख्या दूसरी संख्या में कोई 3 चीज आपको दिया हुआ रहेगा। जैसे हम बोल दिए कि आपको एचसीएफ दे रहे हैं 5 है, एलसीएम दे रहे हैं 2 है, एलसीएम 2 नहीं, एलसीएम आपका जो है 25 है। ठीक है, तो बताना यदि पहली संख्या 7 है, 7 नहीं, आपको बोलते हैं पहली संख्या जो है कितना बोल दे भैया जी, पहली संख्या अगर 125 है तो बताओ दूसरी संख्या क्या होगी, ये बताओ तो कैसे करोगे। सिंपल सा वही फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे भैया, हम जानते हैं एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ये आप जानते हो बिल्कुल, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या।
आराम से हम लोग क्या करेंगे, सबका वैल्यू पुट करेंगे। क्या वैल्यू पुट करेंगे, दूसरी संख्या वो आप लिख लोगे। एचसीएफ कितना है, 5 है। एलसीएम कितना है, 25 है। पहली संख्या 125 है, दूसरी संख्या नहीं पता, उसका हम वैल्यू निकालेंगे। 125 को इधर भेज देते हैं। भैया जी इतना आसान है, बताइए। तो हम सॉल्व कर लिए, खुद से सॉल्व करोगे तो अच्छे तरीके से समझोगे, ठीक है। आराम से एक्स का वैल्यू निकालेंगे। मेरा एक्स का वैल्यू 1 निकल गया था, एक्स का वैल्यू मेरा 1 निकल गया, दूसरी संख्या हमारा 1 है। इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। इस फॉर्मूले से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रहेगा, सब्जेक्टिव में उम्मीद कम रखना, हो भी सकता है 2 नंबर वाले क्वेश्चन में, लेकिन ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पक्का 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 रहने वाला, ठीक है। अगेन फिर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें से वो क्वेश्चन रहता है, ध्यान से समझना, आपको कोई अफसानी आवर्ती दिया हुआ रहेगा, उसको बोला जाएगा आपको कि हाँ इसको जो है परिमेय संख्या अर्थात p बटे q के रूप में कन्वर्ट कीजिए। किस प्रकार का बोले को, जैसे हम बोल दिए 0.3 पर रेकरिंग, इसको हम बोलेंगे आपको इसको परिमेय संख्या में कन्वर्ट करना है, p बटे q के रूप में कन्वर्ट करना है। ये क्वेश्चन आपको आना ही आना चाहिए, को p बटे q के रूप में बदले, p बटे q के रूप में बदले, ठीक है। कैसे बनाओगे, सिंपल सा आप एक काम करोगे, जो भी टर्म आपको दिया है उसको x मान लेंगे, ठीक है। तो लेट मान लेते हैं x बराबर क्या, 0.3 पर रेकरिंग है ना, इसका मतलब 3 लगातार बार बार हर बार आते जा रहा है, आते जा रहा है, आते जा रहा है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। कितने अंक पर रेकरिंग है भैया, 1 अंक पर रेकरिंग है। तो सिंपल सा हम लोग 1 पर 1 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अर्थात 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट में जो है 10 से मल्टीप्लाई करने पर इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग गुना कर रहे हैं 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर तो क्या होगा वो देखते हैं। तो सिंपल से इक्वेशन फर्स्ट में जैसे 10 से गुना करेंगे हम लोग का 3.333 इतना निकल जाने वाला। अब हम लोग इक्वेशन सेकेंड में घटाने वाले इक्वेशन फर्स्ट को जैसे घटाएंगे कुछ अनोखा रिजल्ट आएगा, बहुत 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 अनोखा रिजल्ट आने वाला। वो क्या रिजल्ट आएगा देख लो एक बार। इसको घटा देते हैं भैया, घटाएं तो यहाँ पर 9x बचा, यहाँ पर 3 बचा, अर्थात x का वैल्यू यहाँ पर सिंपल सा 3/9 हो गया। ये आपको पता होना चाहिए किस प्रकार हम लोग इसको p बटे q के रूप में कन्वर्ट करना है। 3 नंबर का सवाल आता है। अच्छा, इसको शॉर्ट में बनाने का तरीका है, जब आपके ऑब्जेक्टिव में सवाल आएगा ऐसा तो इतना लंबा चौड़ा नहीं करोगे, सिंपल सा कैसे बनाओगे वो जानो। 0.3 पर रैंकिंग है, ऑब्जेक्टिव में सिर्फ आंसर से मतलब है ना, तो क्या करोगे, जो संख्या दिया है पहले इसको लिख लिए, 3 लिख लिए, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे समझ लेना, अच्छे तरीके समझ लो। 3 लिख लिए, 3 के अलावा जिस पर रैंकिंग नहीं है उसको घटा देंगे, किस पर रैंकिंग नहीं है, 0 पर रैंकिंग नहीं है, घटा दिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, कितने अंक पर, दशमलव के बाद देखो कितने अंक पर रैंकिंग है, 1 अंक पर, 1 अंक, 1 9 दे दिए, ठीक है। कितने अंक पर रैंकिंग नहीं है भैया, जैसा कोई अंक ही नहीं है, अगर इसके अलावा अंक रहता उसके लिए हम लोग 0 का प्रयोग करते। आप सिंपल से इसको सॉल्व करेंगे 3/9, यही आपका आंसर हो गया। बताओ है ना आसान, दोनों आंसर सेम निकला ना। इसी तरह बनाना है, जैसे हम बोलेंगे 0.027, यहाँ पर सिर्फ 7 पर रैंकिंग है, इसको हमको चेंज करना है। पहले क्या करोगे, बटे लिख लेंगे, ऊपर पे सारी संख्या पहले लिख लो, 27 को लिख लिया, ठीक है। दिक्कत हो रहा है तो टोटल 0 लगा के लिख लो आप। लिखने का क्या जोड़िए, 002 तो हम लिख दिए, 0027 लिख दिए, चलो एक ही बात है। अब क्या करेंगे, जिस पर रैंकिंग है उसको छोड़ करके बाकी सारी संख्या को लिख दो। ये बेवकूफी है लिखना, क्योंकि किसी भी नंबर के आगे में 0 रहता है, इसका कोई वैल्यू नहीं रहता, ठीक है। तो सिंपल सा समझो, पहले टोटल नंबर को लिख लो, हाँ भैया, जिस पर रैंकिंग नहीं है उस नंबर को लिखो, लिख दिए, ओके। फिर जितना अंक पर रैंकिंग है उसके लिए 9 का प्रयोग करो नीचे में, ठीक है। तो डेसिमल के बाद जिस नंबर पर रैंकिंग नहीं है उसके लिए 0 लगाओ, 1 नंबर 2 नंबर, मतलब 2 0 हमको लगाना होगा, ओके भैया। अगेन इसको सॉल्व करेंगे, 25/900 हो गया। ये हम लोग ऑब्जेक्टिव के लिए सॉल्व करने का तरीका सीखे हैं। ऑब्जेक्टिव में जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो तुरंत आप सॉल्व करोगे, लेट नहीं लगाओगे। हाँ, सब्जेक्टिव में आएगा तो इस प्रकार बना के सॉल्व करोगे, बनेगा आपसे। अगर डाउट होगा तो पूछ लोगे हमसे, ठीक है। जैसे हम बोल रहे हैं 3.699 पर रैंकिंग है, कैसे सॉल्व करेंगे, एक लास्ट आप खुद से सॉल्व करो, समझ में आ गया, ठीक है। समझ में नहीं आया हमसे पूछ लोगे, सॉल्व पहले खुद से करोगे, हो गया सॉल्व। देखो यहाँ पर क्या करना है, सिंपल सा, यहाँ 369 लिख लिए, जिस पर रैंकिंग नहीं है उसको घटा देंगे, 36 को घटा दिए। फिर बटे डेसिमल के बाद देखना है आपको कि हम लोग का सिर्फ 1 अंक पर रैंकिंग है तो 1 9 दे दिए, 1 अंक पर रैंकिंग नहीं है तो 1 0 दे दिए। इसको सॉल्व कर लेंगे, हम लोग का सिंपल सा रिजल्ट आ जाएगा इतना, 333/90। बस इसी प्रकार हम लोग p बटे q के रूप में चेंज करते। इसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन जो लगातार कंटिन्यू पूछा ही जाता, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। वो आप जानते हो, ये मुझे पता है, ठीक। कौन सा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, अर्थात यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये आप जानते हो ना, बिल्कुल जानते होंगे। जब हम भाग देते हैं ना तो बीच में जो नंबर लिखते हैं उसको हम लोग भाज्य कहते हैं,
डिविडेंड कहते हैं, जिसे भाग देते हैं उसको भाजक कहते हैं, डिवाइजर कहते हैं, जो मेरा यहाँ पर आता है उसको भागफल कहते हैं, कोशेंट कहते हैं, जो शेषफल निकलता उसको रिमाइंडर भी कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो बीच वाला नंबर जो है दोनों बगल के नंबर, एक फॉर्मूला ध्यान में रखो, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, इससे क्वेश्चन आ सकता है, तो घबरा मत जाना। ओके, ये सबसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और इससे आपका एचसीएफ निकालने आना चाहिए आपको। ठीक है, एचसीएफ किस प्रकार निकालेंगे वो आपको पता होना चाहिए, ये सब आप जानते हो। अगर नहीं बनेगा तो पूछना, हम आपका डाउट सेशन में इसको सॉल्व कर देंगे। ओके, बस इतना सा ही करना है। और एक क्वेश्चन जो कंटिन्यू पूछा ही जाता है वो एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। वैसे हम उसको पढ़ाए हुए हैं, लेकिन इंग्लिश में पढ़ाए हुए हैं। अगर समझ में आ गया तो ठीक है, समझ में नहीं आया तो बोलना, हम उसको समझाएंगे। ठीक है, ओके भैया, लेकिन इंग्लिश में नहीं आएगा आपके एग्जाम में, कौन सा क्वेश्चन है समझो। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आप एक पढ़े होगे A = BQ + R, जिसमें हम लोग ये दिखाएंगे, एक क्वेश्चन पढ़ोगे ऐसा क्वेश्चन कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या का वर्ग कर रहे हैं, वो आपका कुछ फॉर्म में आता है 3m+, पढ़े हो 3m, 3m+2, 3m+4, इस प्रकार के रूप में लिखा जा सकता है, ऐसे पढ़े हो ना। सेम वो क्वेश्चन में वर्ग वाला क्वेश्चन लगातार कंटिन्यू रिपीट करता है, उसको देख लेना है। बस वो क्वेश्चन एक बार अच्छे तरीके से देख लोगे। उसको बनाने का तरीका क्या है, सिंपल सा हम एक काम करते हैं, जो नंबर दिया हुआ उस नंबर को हम लोग मान लेते हैं। क्या मान लेंगे, कुछ भी n मान लेते हैं उस नंबर को। ठीक है, नंबर को n मानेंगे, उसके बाद जो है सिंपल सा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाएंगे। A = BQ + R होगा। ठीक है, A का वैल्यू n आ गया, B का वैल्यू जिससे उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा 3 से भाग लगाना है कि 5 से भाग लगाना है, तो सिंपल सा B का वैल्यू भी आ गया। जो B का वैल्यू होगा उससे कम हमको R का वैल्यू लेना है। ठीक, R का वैल्यू से कम लेना है। क्या क्या ले सकते हैं R का वैल्यू, भैया 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। फिर एक बार हमको 0 के लिए वैल्यू निकालना है, एक बार फिर 1 के लिए निकालना है, फिर एक बार 2 के लिए निकालना है। तो आप सिखाए होंगे, अगर नहीं सिखाए तो बोलना, ये एक क्वेश्चन सिखा देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत 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 ज्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में लगातार रिपीट करता है। ओके, वैसे 3-4 नंबर वाले क्वेश्चन रिपीट करता है, तो अच्छे तरीके से इसको क्लियर करना है। देखो, इससे 3 नंबर में 2-3 क्वेश्चन, जैसे कि ये √2 एक और परिमेय संख्या, ये क्वेश्चन रिपीट करेगा। उसके बाद ये आपका 3 नंबर वाले क्वेश्चन लगातार रिपीट करता है। ठीक है, इसको देख लेना, बस 2-3 क्वेश्चन देख लो ना, एग्जाम में प्रश्न बनेगा इससे अच्छे तरीके से। ठीक, उसके बाद जो है आपका ये वाला क्वेश्चन आपका रिपीट करता है। तीनों प्रश्न अगर पता है, ठीक है, मुझे बताना भैया, हाँ तीनों प्रश्न हमको बेहतर तरीके से पता है। अगर तीनों प्रश्न बेहतर तरीके से नहीं पता तो आप मुझे बताओगे भैया प्रॉब्लम है थोड़ा थोड़ा, तो हम उस प्रॉब्लम को दूर करेंगे। ओके, अगला क्लास हम लोग आपका लेने वाले हैं, बहुपद लेने वाले हैं। बहुपद जितना भी इंपॉर्टेंट होगा पहले उसके बारे में, मतलब उसके बारे में ओवरऑल पहले आपको बताने वाले हैं। हाँ, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। हाँ, अगर आपको मतलब नहीं पढ़े होगे तो मुझे बताना है, हाँ भैया यहाँ पर ये समझ में नहीं आया, वो समझा दीजिए, इस प्रकार का प्रश्न हमको समझा दीजिए। तो हम जो आप डाउट क्लास किए ना, उसी प्रकार फिर से आपका डाउट क्लास करेंगे, ढेर सारा प्रश्न आपको समझा देंगे। उम्मीद करते हैं आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आज के सेशन से हम काफ़ी कुछ जाने, परिमेय संख्या पहचानना सीखे क्या आपको पहले से पता था, परिमेय संख्या कैसे पहचानते, फिर दशमलव प्रसार किस प्रकार पहचानेंगे, शांत है कि नहीं है, वो भी प्रश्न आपके एग्जाम में आता। फिर आपका P/Q के रूप में चेंज करने वाला वो एग्जाम में आता। फिर आपका जो है HCF LCM निकालने वाला वो एग्जाम में आता। फिर आपका HCF × LCM = पहली संख्या × दूसरी संख्या, उससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता। फिर भाज्य भाजक भागफल शेषफल, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता। फिर आपका जो है इसको प्रूफ करने वाला एग्जाम में क्वेश्चन आता है। फिर दशमलव प्रसार का क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि हाँ इसका दशमलव प्रसार लिखिए, 6/5 का दशमलव प्रसार लिखिए। सिंपल सा 5 से 6 में डिवाइड करोगे और दशमलव में जो रिजल्ट आता है वो इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा, वो एग्जाम में आता। फिर आपका ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता। तो सब कुछ क्लियर है तो ठीक है, ओके बोलना। अगर क्लियर नहीं है तो बोलना भैया ये वाला प्रश्न हमको नहीं आता, समझा दीजिएगा। या फिर प्रश्न खोजोगे, भैया ये प्रश्न नहीं बन रहा है, ये हमको बता दीजिए, डाउट में हम बता देंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में।